विद्यार्थियों, सादर नमस्कार। यूजीसी हिंदी नेट की परीक्षा के लिए मेरे साथ जुड़िए और मेरा मोटिवेशन कीजिए। मैं भी आपका मोटिवेशन करूँगा, आपको नॉलेज से रूबरू कराऊँगा और हिंदी भाषा, हिंदी साहित्य, हिंदी का जो लेखन है, उसका क्या इम्पोर्टेंस है और किस तरह से हम उसको पढ़ करके, उसको समझ करके अपनी समझ को बेहतर कर सकते हैं और साथ ही साथ हम कैसे उस समझ के साथ परीक्षाएं पास करते हुए एक बेहतर जीवन का चुनाव कर सकते हैं, अपनी सफलता का रास्ता चुन सकते हैं। क्योंकि ज़िंदगी अपने आप में एक चुनौती है, एक चैलेंज है। तो जब हम चुनौतियों को स्वीकार करते हैं, तब हमारे भीतर आत्मविश्वास बनने लगता है और हम खुद पर यकीन करते हैं कि हम ये कर सकते हैं, मैं ये कर सकता हूँ और अपने आप पर भरोसा किसी भी लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए सबसे ज़रूरी है। इसलिए हम भारतेंदु के साहित्य पर कल की क्लास में बात कर रहे थे, पिछले वाले वीडियो में। इसमें हम उनके योगदान के साथ-साथ हम इसको समझने का प्रयास करेंगे कि भारतेंदु के लेखन की क्या-क्या विशेषताएँ थी, जिनका रिफ्लेक्शन बाद के साहित्य में नज़र आता है और जो कहीं न कहीं उस युग की चली आ रही रीतिकालीन परंपरा से हटकर एक आगे का रास्ता लेखन की परंपरा को और सामाजिक परंपरा में कहीं न कहीं वो एक इन्फ्लुएंस करता है, एक हस्तक्षेप करता है और ये हस्तक्षेप बहुत ज़रूरी है। तो उनका जो नाटक है विशेष विश्वमोषधम व रजवाड़ों, जो राजा महाराजाओं के जो रजवाड़े थे वहाँ पर होने वाले षड्यंत्रों और उन तमाम तरह की चीज़ों को हमारे सामने प्रस्तुत करने का प्रयास करता है। उसके बाद समाज सुधार, राष्ट्रीय चेतना की बात तो अपने लेखन में करते ही हैं और उस युग के जो तमाम लेखक हैं वो भी इसी विचार के साथ चलते हैं और भारतेंदु युग में ज़ाहिर-सी बात है, जिस राष्ट्रीय चेतना, जिस नेशनलिटी की बात हम बार-बार करते हैं आज, उसका आविर्भाव होता है, उसको आगे बढ़ने का मौका मिलता है। तो राधाचरण गोस्वामी ने हमारो उत्तम भारत देश कविता लिखी और भारत बारहमासा। बद्री नारायण चौधरी प्रेमगढ़ ने धन्य भूमि भारत सब रतननी की उपजावनी। तो भारत भूमि के बारे में सारी बातें उन्होंने कही और भारत भूमि की जो महत्ता थी या उसकी जो महानता है उसको लेकर के उन्होंने अपने विचार रखे। और देखिए आगे भारतेंदु क्या कहते हैं कि भीतर भीतर सब रस चूसे, हंसी हंसी के तन मन धन मुँह से, जाहिर बातन में अति तेज, क्यों सकी साजन नहीं सकी अंग्रेज। मैंने कहा ना कि वो इस प्रकार की लोक शैली में भारतेंदु अपनी बात कहने का प्रयास करते हैं ताकि कॉमन से कॉमन, साधारण से साधारण आदमी तक उस विचार को पहुंचा सके, उस भाव को पहुंचा सके। इसलिए ये बहुत ज़रूरी है। तो देशभक्ति की भावना उनके साहित्य में है। फिर उनका वो दोहा तो बहुत प्रसिद्ध है, आपको भी पता ही होगा कि अंग्रेज राज सुख साज सजे सब भारी, पे धन विदेश चली जात, यही अति ख्वारी, यानी ये दुख की बात है। यहाँ सब कुछ ठीक है, शासन में शांति है, उन्होंने एक स्टेब्लिशमेंट दिया है, लेकिन हमारी धन संपदा, हमारा पैसा, हमारा सोना चांदी, सब कुछ ये लेके जा रहे हैं। हमारे यहाँ के व्यापार को पूरी तरह से ये लोग नष्ट भ्रष्ट कर रहे हैं और सब कुछ को अपने पास ऑक्यूपाई कर रहे हैं। फिर भारत की दुर्दशा क्या है उसका चित्रण करते हैं और उसी समय उस काल के जो महत्वपूर्ण कवि हैं मैथिली शरण गुप्त भारत भारती में कहीं की राष्ट्रीय भावना को ज़्यादा प्रखर तरीके से जो उनके बाद आते हैं, भारतीय के बाद जाहिर सी बात है तो उसको अभिव्यक्त कर रहे होते हैं। तो रीतिकालीन चेतना से बाहर निकल करके आधुनिक चेतना के साथ समाज को जोड़ते हुए आना अपने आप में बहुत बड़ा चैलेंज था। और मैंने कहा ना कि साहित्य को राजा महाराजाओं के राजमहलों से बाहर झोपड़ियों तक पहुंचाना था, वहां से निकल करके। और ये बहुत बड़ी चुनौती थी
जिसे इन सारे लेखकों ने कहीं न कहीं स्वीकार किया। और रूढ़ियों को नकारना, बाल विवाह, विधवा विवाह, सती प्रथा, छुआछूत को खत्म करना, कुरीतियाँ, छल कपट, पाखंड का विरोध करना, इसलिए भी बहुत जरूरी था उन लोगों ने। और कहा ना कि रोबहु सब मिली आबहु भारत भाई। क्या बोल रहा है कि हे भारत भाइयों, हम आपस में आकर सब रोएं, देखिए हमारी दशा क्या है। रोबहु सब मिली आबहु भारत भाई। भारतेंदु कहते हैं, हा हा भारत दूरदशा न देखी जाए। इस प्रकार की बात भी वो लिखते हैं। और इस बात को स्पष्ट करते करते राधाचरण गोस्वामी भी, जो उस दौर के महत्वपूर्ण लेखक है, वो भी कहते हैं, मैं हाय हाय दे धाय पुकारो रोई, भारत की डूबी नाव उबारो कोई। है ना, कि भारत वर्ष की स्थिति उत्तरोत्तर खराब होती जा रही है। इसलिए ये आवश्यक है कि जनता में चेतना पैदा हो और इस संघर्ष को मजबूत किया जाए, और हम लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं को चुने, और ये जो भेदभाव है सब समाप्त हो, सारी चीजों को कैसे समाप्त किया जाए। फिर श्रृंगारिकता, जो रीतिकाल का महत्वपूर्ण भाव था, क्योंकि रीतिकाल के कवि तो रानियों की देह, उनके स्तनों में सौंदर्य ढूंढ रहे थे, उनकी पूरी देह को सुंदरता से अपने शब्दों के माध्यम से नवाज रहे थे। तो श्रृंगारिकता का जो भाव था उसको भी किस प्रकार से भारतेंदु भी अपनी रचनाओं में कहीं न कहीं चित्रित करते नजर आते हैं। तो ये भी अपने आप में एक बहुत बड़ी, तो भारतेंदु के यहाँ भी रीतिकालीन चेतना का प्रभाव शुरू शुरू में नजर आता है, लेकिन जैसे जैसे उनकी चेतना का विकास होता है वो उससे मुक्त होते जाता है। और उनका जो गद्य है वो इस बात का प्रमाण है, उनके नाटक इस बात का प्रमाण है कि वो किस तरह से उन सारी चीजों से बाहर निकल करके राष्ट्रीय चेतना के साथ अपने आप को जोड़ रहे थे। और भक्ति भावना भी उनकी रचनाओं में नजर आती है। भारतेंदु जी पुष्टि मार्गी भक्त थे और वल्लभ संप्रदाय में दीक्षित भी हुए थे। तो जाहिर सी बात है वो एक आध्यात्मिक प्रभाव जो उनकी रचनात्मकता में नजर आता है, तो वो भी उनके यहाँ नजर आता है। और वो कहते भी हैं कि मेरे तो साधक एक ही है, जग नंदला वृष भानु दुलारी। और राधा और कृष्ण की मधुर छवि को इस तरह से भी भारतेंदु दर्ज करते हैं कि नैनन भरी देख ले हुई जोरी, मनमोहन सुंदर नर नागर श्री वृषभानु किशोरी, कहाँ कहूँ छवि नहीं नहीं आवे वह सांवर ये गोरी। अब मैंने कहा ना कि रीतिकालीन कविता में वो प्रेमी प्रेमिका के रूप में आते हैं, भक्तिकालीन कविता में वो आध्यात्मिक रूप में नजर आते हैं। वल्लभाचार्य सूरदास के यहाँ पर भी प्रेम है, लेकिन वो एक खास तरह का आध्यात्मिक प्रेम नजर आता है। तो जाहिर सी बात है भारतेंदु पर भी इसका प्रभाव तो होना ही था, लेकिन भारतेंदु उस भक्ति भावना के माध्यम से भी अपनी कविता कर रहे थे, लेकिन उस भक्ति भाव को किस तरह से आधुनिक चेतना के साथ जोड़ना था ये भी उन्हें अच्छी तरह से पता था। है ना, तो इसका भी हम कह सकते हैं कि ये बात भी उनकी आती है। और उधारो दिन बंधु महाराज जैसे जैसे तुमरे ही हो और सो काज। है ना, तो उधारो बस उद्धार करो हमारा, ये सारी बातें भी उनके यहाँ नजर आती है। और प्रकृति का चित्रण भी वो लगातार करते हैं। देखिए प्रकृति के प्रति भी उनका बड़ा गहरा अनुराग था कि तरनी तनुजा तट तरु तमाल तरुवर बहुत छाए, झुके कुल सो जल परसन हिम मनु सुहाए। तो मैंने कहा ना कि प्रकृति का चित्रण भी साहित्य में बहुत मिलता है, भक्ति साहित्य में, रीति साहित्य में। हरिओत जी के यहाँ पूरा प्रवास भक्ति पूरी प्रकृति भरी पड़ी है। तो आप जब पढ़ेंगे समझेंगे तो पता चलेगा। और जो साकेत का नवम सर्ग है वहां पर भी प्रकृति बहुत है, गुप्त जी का है, जो आपके नेट के पाठ्यक्रम में भी शामिल है, हम उस पर अलग से बात भी करेंगे। तो ये तरनी तनुजा तट तरु तमाल बहुत छाए, यानी कि जो नदी का किनारा है उस नदी के किनारे पर बहुत सारे पेड़ ही पेड़ पौधे छाए हुए हैं, और उस इस कारण से उसके किनारे झुके हुए हैं।
और कवि कह रहा है कि झुके कुल सो जल परसन हित मनु सुहाए। और जो पूरे किनारे झुके हुए, इसलिए उस धरती उस नदी के किनारे को झुकने से मन में एक सुकून मिलता है, एक सुख मिलता है, एक आनंद मिलता है। इस प्रकार की बात भारतेंदु बता रहे हैं। तो ये भारतेंदु की प्रकृति प्रेम, भक्ति की भावना, राष्ट्रीय चेतना, सामाजिक विडंबनाओं, विरूपताओं का चित्रण करना। उसके बाद मैंने कहा ना कि हास्य व्यंग्य, जब दुख का समय होता है तो हास्य और व्यंग्य का बहुत महत्व बढ़ जाता है, और उस समय आदमी उस दुख से उभरने के लिए जाहिर सी बात है हास्य व्यंग्य का सहारा लेता है। तो इनके यहाँ पर भी वो भरपूर मात्रा में मिलता है कि चूरन साब लोग जो खाता, सारा हिंद हजम कर जाता। इस तरह की पंक्तियों का उन्होंने अपने नाटकों में भी भरपूर इस्तेमाल किया, और इस प्रकार के सुनने में बड़ा मजा आता है, अच्छा लगता है। तो कहते हैं ना कि आदमी अपनी जो पीड़ाएं, दुख, ये सब भूल जाता है उससे। तो ये भी एक महत्वपूर्ण बात है कि मुंह जब लागे तब नहीं छूटे, जाति मान धन सब कुछ लूटे, पागल करी मोहि करे खराब, क्यों सकी साजन नहीं शराब, नहीं शराब। चूरन साब लोग जो खाता, सारा हिंद हजम कर जाता। यानी जो चूरन खाने वाले लोग हैं ना, अंग्रेज लोग, पूरे हिंदुस्तान को हजम कर गए, इसलिए इनको यहाँ से भगाना बहुत जरूरी है, इनको यहाँ से निकालने की बहुत ज्यादा आवश्यकता है। फिर समस्या पूर्ति जो रीतिकाल की ही एक तरह के लिखने का तरीका था कि बन बैठी है मन की मूर्ति सी, मुख खोलत बोले न ना, नाही न हो, तुम ही मनोहारी के हारी परे, सखियन को कौन चलाई तहाँ। ये सब भाव उनके यहाँ मिलता है लगातार भारतेंदु के अंदर। और ब्रज भाषा का प्रयोग जाहिर सी बात है वो भी करते हैं। मैंने कहा ना कि ब्रज भाषा से निकल करके फिर वो खड़ी बोली की तरफ बढ़ रहे थे, तो उनकी कविता ब्रज भाषा में और गद्य जाहिर सी बात है खड़ी बोली में। तो भारतेंदु का एक बहुत बड़ा योगदान है, और इसलिए भारतेंदु को शुक्ल जी सच्चे अर्थों में आधुनिक काल के जनक मानते हैं। आधुनिक चेतना को साहित्य में प्रस्फुटित करने का काम वो, मैंने कहा ना, शुक्ल जी नाटक के माध्यम से किया। इसलिए नाटक में आधुनिक ही, कविता में हो सकता है कि वो मध्यकालीन चेतना हो सकती है, रीतिकालीन चेतना का प्रभाव हो सकता है, लेकिन भारतेंदु का जो गद्य है, या नाटक की बात करेंगे या निबंधों की बात करेंगे, वहाँ वो पूरी तरह से आधुनिकता बोध को लिए हुए हैं। तर्क, आधुनिक समाज की विडंबनाएं, ईश्वर से परे मनुष्य के अस्तित्व और सारी चीजों को लेकर के भारतेंदु हमारे सामने आते नजर आते हैं। इसलिए उस लिहाज से भारतेंदु को हम इस तरह से समझेंगे, पढ़ेंगे, तो बहुत सारी चीजें हमारे दिमाग में क्लियर हो जाएगी। अब देखिए इसमें कुछ एक उदाहरण छोटा सा पढ़ देता हूँ मैं, उससे भी बहुत सारी चीजें आपको समझ में आ जाएगी, और नेट के पाठ्यक्रम में से इसमें से कुछ सवाल भी मिल जाएंगे, तो आपको फायदा भी हो जाएगा। और मेरे साथ बने रहिए, आपको ज़रूर कुछ न कुछ फ़ायदा होगा। और आप कोशिश कीजिए कि हमारे जो भी वीडियो है उनको पूरा सुनिए, अंत तक बने रहिए, आपको कुछ न कुछ सीखने को मिलेगा, आपको नुकसान नहीं होगा, ये मैं यकीन दिलाता हूँ। भारतेंदु जी सही अर्थों में हिंदी गद्य के जनक थे। उन्होंने भाषा संस्कार करते हुए अपने पूर्ववर्ती गद्य लेखकों की भाषा में व्याप्त दोषों से यथासंभव स्वयं को मुक्त किया था। उन्होंने न केवल गद्य की भाषा का संस्कार किया, अपितु पद्य की ब्रज भाषा को भी सुसंस्कृत किया। भारतेंदु जी का सबसे बड़ा योगदान यह है कि उन्होंने हिंदी साहित्य को नवीन मार्ग दिखलाया। देश हित एवं सामाजिक हित की भावना का उसमें समावेश अगर पहली बार कोई करता है तो भारतेंदु हरिश्चंद्र ही करते हैं। बंगला में लिखे हुए नाटकों एवं उपन्यासों में इसका सूत्रपात पहले ही बंगाली लेखक कर चुके थे। मैंने कहा ना कि राष्ट्रीय चेतना या नवजागरण की चेतना बंगाली साहित्य से ही बाकी साहित्य में प्रवेश करती है, या वहां से फिर उसी वाया वहां से आती है। आचार्य शुक्ल ने भारतेंदु के इस योगदान पर टिप्पणी करते हुए लिखा कि हमारे जीवन और साहित्य के बीच जो विच्छेद बढ़ रहा था उसे उन्होंने दूर किया। हमारे साहित्य को नए नए विषयों की ओर प्रवृत्त करने वाले हरिश्चंद्र ही हुए। हरिश्चंद्र जी मंजी हुई परिष्कृत भाषा को सामने लाए जो हिंदी भाषी जनता की बोली थी। अतः भाषा का जो विवाद उनसे पहले चल रहा था वह कुछ सुलझता गया है, उसका रास्ता निकला लोगों को, उसका समाधान भी खोजा गया है, क्योंकि उन्होंने एक भाषा का एक मानक आधार दिया, एक मानक स्वरूप हमारे सामने दिया। इसलिए भी उन सारी चीज़ों को समझते हुए और उन पर जब हम विचार करते हैं तो भारतेंदु के अंदर वो सारी की सारी चीज़ें हमें नजर आती है।
अब देखिए मैंने कहा ना कि सारी की सारी जो आधुनिक चेतना की जो हम बात करते हैं वो उनके साहित्य में नजर आती है। गद्य रचना के अंतर्गत भारतेंदु का ध्यान पहले नाटकों की ओर गया। अपनी नाटक नाम की पुस्तक में उन्होंने क्या लिखा कि हिंदी नाटक पहले दो विषयों पर लिखे गए हैं, महाराजा विश्वनाथ सिंह का आनंद रघुनंदन नाटक और बाबू गोपाल चंद्र का नहुष नाटक। कहने की आवश्यकता नहीं कि दोनों ब्रज भाषा में थे। भारतेंदु प्रणीत मौलिक नाटक वेदी की हिंसा हिंसा न भवती, चंद्रावली, विशेष विश्वोषधम, भारत दूरदशा, नील देवी, अंधेर नगरी, मुद्रा राक्षस, कर्पूर मंजरी, अंधेर नगरी, प्रेम जोगिनी, सती प्रथा, ये अधूरा है, सती प्रताप। उनके द्वारा अनुदित नाटकों में देखिए बीच में जो बोला था वो हटा दीजिएगा, अब बाकी ये अनुवाद वाले नाटक है। विद्या सुंदर, पाखंड विडंबन, धनंजय विजय, कर्पूर मंजरी, मुद्रा राक्षस, सत्य हरिश्चंद्र, भारत जननी। भारतेंदु के नाटकों में सबसे पहले ध्यान इस बात पर जाता है कि उन्होंने सामग्री जीवन के कई क्षेत्रों से ली है। चंद्रावली में प्रेम आदर्श है। नील देवी पंजाब के एक हिंदू राजा पर मुसलमानों की चढ़ाई का ऐतिहासिक व्रत लेकर लिखा गया है। भारत दूरदशा में देश दशा बहुत ही मनोरंजक ढंग से सामने लाई गई है। विशेष विश्वोषधम देशी रजवाड़ों की कुचक्रपूर्ण परिस्थितियां दिखाने के लिए रचा गया है। प्रेम जोगिनी में भारतेंदु ने वर्तमान पाखंड, धार्मिक और सामाजिक जीवन के बीच की जो स्थिति है उसका चित्रण किया है। यही उनकी विशेषता है। नाटकों की रचना शैली में उन्होंने मध्यम मार्ग का अवलंबन किया है। न तो बंगला के नाटकों की तरह प्राचीन भारतीय शैली को एक बार की छोड़ वे अंग्रेजी नाटकों की नकल पर चले और न प्राचीन नाट्यशास्त्र की जटिलता में अपने को फंसाया। उनके बड़े नाटकों में प्रस्तावना बराबर रहती थी, पाता का स्थानक आदि का प्रयोग उन्होंने कहीं कहीं कर देते हैं। तो मैंने कहा न तो अंग्रेजी के ज्यादा प्रभाव में आते हैं और न ही प्राचीन संस्कृत नाटक की जो परंपरा है, जो पूरे शास्त्र सम्मत है वहां जाते हैं। बहुत ही सिंपल तरीके से अपनी बात करने की कोशिश की उन्होंने, इसलिए भी उनका ज्यादा महत्व है, उनकी ज्यादा महत्ता है। उसके बाद अगर हम समझेंगे तो भारतेंदु की प्रतिष्ठा, और जाहिर सी बात है कि अंग्रेजों का साम्राज्य था तो ईसाई धर्म का भी प्रचार प्रसार हो रहा था, तो बहुत सारा साहित्य उससे अनुदित होने का काम भी हो रहा था, क्योंकि अंग्रेजों को भी तो इस देश को समझना था ना, क्योंकि उन्हें शासन करना था। और जहां आपको शासन करना है वहां के समाज को आप नहीं समझेंगे, वहां के समाज को अगर आप नहीं जानेंगे तो फिर आपके लिए शासन करने में बड़ी मुश्किल आएगी। तो कहीं ना कहीं वो सारी चीजें भी भाषा के निर्माण में और अनुवाद और कहते हैं ना कि साहित्य के आदान प्रदान में उसकी भी बड़ी भूमिका थी। तो वहां से भी अंग्रेजी साहित्य का संवाद भारतीय विद्वानों के साथ होता है, भारतीय लोगों के साथ होता है, और वो समझने लगते हैं कि उस साहित्य में क्या लिखा जा रहा है। और अंग्रेज इस चीज को समझते हैं कि हिंदुस्तान के समाज की मानसिकता क्या है, यहाँ का प्राचीन साहित्य क्या है। इसलिए उन्होंने हमारे प्राचीन साहित्य का अनुवाद करवाया, वेद पुराण जो भी हमारे माइथोलॉजिकल, रामायण महाभारत का अनुवाद, गीता का अनुवाद, ताकि समझ सके। क्योंकि उनकी जो परंपरा है प्लेटो अरस्तु वाली परंपरा है, तो वहां से कंपेयर भी करना था उन्हें। तो मेरे कहने का आशय ये है कि भारतेंदु उस आधुनिक चेतना के साथ आते हैं, और आधुनिक चेतना को लेकर के उस 1885 का वो समय याद कीजिए। आपको ये भी पता होगा कि 1885 में ही भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी, जिस कांग्रेस की हम बात, आज कांग्रेस जो वो सिकुड़ गई है, और उसने आज़ादी की वो लड़ाई लड़ी थी। तो 1885, 1985 और आज 2024 चल रहा है और 25 भी लगने वाला है। तो इस समय अवधि में जो कुछ बदल रहा था, कुछ परिवर्तन हुआ था, वो अपने आप नहीं हुआ था। उसके पीछे मैंने कहा ना कि लोगों ने सेक्रीफाई किया, अपने अपने तरीके से उसका योगदान दिया है। तो भारतेंदु इसलिए आधुनिक चेतना के भी जनक है, आधुनिक गद्य के भी जनक हैं, और कहीं ना कहीं उस चली आ रही परंपरा को एक नई राह दिखाने का काम वो करते हैं, जिसका जिक्र आचार्य शुक्ल अपने इतिहास में करते हैं। और इस तरह से भारतेंदु को अगर हम समझने का प्रयास करेंगे तो हम हिंदी पट्टी की चेतना भी समझ पाएंगे, और बंगाल की चेतना भी समझ पाएंगे, और आधुनिकता बोध, वैज्ञानिक चेतना, सामाजिक परिवर्तन, और किस प्रकार से समाज में रिफॉर्म हो सकता है। जैसे हम जो अम्बेडकर साहब बार बार बात करते हैं कि समाज, भारतीय समाज में क्रांति नहीं हो सकती, रिवोल्यूशन नहीं हो सकता है, रिफॉर्म ही होगा यहाँ पर। हमारे गुरुवर नंद किशोर आचार्य को आप गूगल में सर्च करेंगे
तो उनकी व्याख्यान सुन सकते हैं और उनकी दृष्टि को भी समझ सकते हैं। गांधी जी की चिंतन का फॉलो अप करते हैं और बहुत सारी पुस्तकें लिखी उन्होंने। नॉन वायलेंस का क्या महत्व है, अहिंसा कोश का निर्माण किया, संपादन किया उन्होंने। तो वो इस बात को बार बार कहते हैं कि किस प्रकार से इस प्रकार का माहौल कितना जरूरी है, और इस विचार के साथ अगर हम समझने का प्रयास करेंगे तो हमें बहुत सारी चीजें समझ में आएगी। इसलिए लगे रहिए और पढ़ते रहिए और हमारे साथ बने रहिए। शब्बा खैर।